गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम इसकी बेसिक इसका प्रिंसिपल और क्लासिकल थ्योरी रमन इफ़ेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हम कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है क्वांटम थ्योरी ऑफ रमन इफ़ेक्ट। क्लासिकल थ्योरी में हमने ये बताया था कि उस थ्योरी के बेसिस पर हम तीनों तरह की रेडिएशंस को, तीनों तरह की स्कैटरिंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं, रेले, स्टोक्स लाइंस और एंटी स्टोक्स लाइंस। लेकिन हम क्लासिकल थ्योरी के बेसिस पर ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि क्यों एंटी स्टोक्स लाइंस से वीक होती हैं। तो उसके लिए क्वांटम थ्योरी दी गई। क्वांटम थ्योरी में हम ये मानते हैं कि जो लाइट है वो पार्टिकल्स का ग्रुप है, एक स्ट्रीम है पार्टिकल्स की, और हर पार्टिकल को हम एक फोटोन कहते हैं। और हर फोटोन जो है वो उसकी एनर्जी, अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू है तो हर फोटोन की एनर्जी h न्यू के बराबर होगी। जब हम ये कहते हैं कि लाइट सैंपल से पास हो रही है तो क्वांटम थ्योरी के हिसाब से तब जो लाइट के फोटोन्स हैं वो मॉलिक्यूल्स के साथ टकराते हैं, उनके साथ कोलाइड करते हैं। अब कोलिजन जो है वो दो तरह से हो सकता है, इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन यानी एनर्जी जो है वो इंटैक्ट रहती है, एनर्जी का लॉस नहीं होता है जब कोलिजन में, तो वो कहलाता है इलास्टिक कोलिजन। अगर इलास्टिक कोलिजन है तो जितनी एनर्जी मॉलिक्यूल ने ली उतनी ही वो वापस स्कैटर करेगा, तो हमें मिलेगी रेले स्कैटरिंग। और अगर इन इलास्टिक है तो दो केसेस हो सकते हैं, जैसे यहाँ डायग्राम में दिखाया है। पहला केस जो है वो आप ये देखिए कि मैंने लिया है यहाँ वाई एक्सिस पर एनर्जी, और पहला केस जो हम ले रहे हैं V0 नीचे लोएस्ट वाइब्रेशनल लेवल है और फर्स्ट वाइब्रेशनल लेवल उसके ऊपर। जब फोटोन कोलाइड करता है मॉलिक्यूल से तो मॉलिक्यूल और फोटोन के बीच में एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है और उस कॉम्प्लेक्स की एनर्जी वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से कहीं ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक हायर एनर्जी वाला कॉम्प्लेक्स बना है। अगर मॉलिक्यूल इलास्टिक कोलिजन करता है तो वो V0 से कॉम्प्लेक्स तक गया, और जब कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद फोटोन अलग हो गया तो मॉलिक्यूल वापस से उस हायर एनर्जी से V0 लेवल पर आया। यानी जितनी एनर्जी मॉलिक्यूल के पास पहले थी उतनी ही एनर्जी कोलिजन के बाद भी है। तो इस तरह से हमें मिली रेले स्कैटरिंग। सेकंड केस यहाँ हम ले रहे हैं कि मॉलिक्यूल इनिशियली V0 लेवल पर था। V0 लेवल से जब फोटोन ने कोलाइड किया मॉलिक्यूल के साथ तो मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स वाले एनर्जी लेवल पर चला गया। उसके बाद फोटोन निकल गया और मॉलिक्यूल वापस V0 लेवल पर नहीं आया, वो V1 लेवल पर आया है। यानी मॉलिक्यूल पहले जितनी एनर्जी के साथ था अब थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी उसके पास है। तो मॉलिक्यूल ने एनर्जी गेन की, अब V1 लेवल पर है यानी विद हायर एनर्जी है, तो मॉलिक्यूल ने कुछ एनर्जी गेन की है। ये तो हो गई स्टोक्स लाइंस। मॉलिक्यूल ने एनर्जी गेन की, ये एनर्जी कहाँ से आई? फोटोन से, और फोटोन जो है विद लेसर एनर्जी निकल गया। तीसरा केस हम क्वांटम थ्योरी के बेसिस पर एंटी स्टोक्स लाइंस को ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मान लीजिए शुरू में मॉलिक्यूल V1 लेवल पर था, अब फोटोन से उसने कोलाइड किया और हायर एनर्जी लेवल पर चला गया, कॉम्प्लेक्स की एनर्जी लेवल पर, और जब फोटोन अलग हुआ तो मॉलिक्यूल वापस से कॉम्प्लेक्स वाले लेवल से V0 लेवल पर आया। V1 पर नहीं आया, V0 पर आया। यानी शुरू में जब मॉलिक्यूल के पास V1 के बराबर एनर्जी थी, कोलिजन के बाद उसने एनर्जी लूज़ की, देयर इज़ अ लॉस इन एनर्जी। तो अब क्योंकि वो V0 लेवल पर है तो ये जो एनर्जी उसने लूज़ की है, ये एनर्जी किसको मिली? फोटोन को। फोटोन ये इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी लेकर निकला है, तो हमें मिलती हैं एंटी स्टोक्स लाइंस। अब सवाल ये उठता है कि क्यों एंटी स्टोक्स लाइंस जो हैं वो इंटेंसिटी में
कम है स्टोक्स लाइंस के कंपैरिजन में। तो यहाँ आप देखिए कि स्टोक्स लाइंस हमें तब मिलती हैं जब मॉलिक्यूल V0 लेवल पर है और बाद में वो V1 लेवल पर आ रहा है। एंटी स्टोक्स लाइंस हमें तब मिलती हैं जब इनिशियली मॉलिक्यूल V1 लेवल पर है और बाद में वो V0 लेवल पर आ रहा है। अब V1 लेवल पर कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, उनकी पॉपुलेशन कितनी होगी, उस पर डिपेंड करता है इस ट्रांजिशन की इंटेंसिटी कितनी होगी। क्योंकि V0 लेवल पर मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं, लोएस्ट एनर्जी लेवल पर हर स्टेट की यही कंडीशन है, चाहे वाइब्रेशनल हो चाहे रोटेशनल हो। तो लोएस्ट एनर्जी जो है वो मॉलिक्यूल पजेस करते हैं, तो V0 लेवल पर मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स रहते हैं। बहुत कम परसेंटेज जो है मॉलिक्यूल्स की वो नेक्स्ट हायर लेवल पर होगी। नॉर्मल टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर। हालांकि जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ता है हायर एनर्जी लेवल में। लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर V1 लेवल पर लगभग 2% मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो V0 लेवल के 100 मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में V1 लेवल पर केवल 2 मॉलिक्यूल्स होंगे। इसलिए जो ट्रांजिशन के हिसाब से जो लाइंस हमको मिलेंगी वो काफ़ी वीक होंगी, क्योंकि बहुत कम मॉलिक्यूल्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उन लाइंस को। तो इस तरह से हम क्वांटम थ्योरी के बेसिस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों एंटी स्टोक्स लाइंस वीक होती हैं स्टोक्स लाइंस से। नेक्स्ट हम आते हैं रमन स्पेक्ट्रा पर। तो जैसे हमने कहा था, पहले बताया कि रमन स्पेक्ट्रम हमको मिलता है जब मॉलिक्यूल की खुद की कुछ रोटेशन होती है, आइदर रोटेशनल और वाइब्रेशनल, कुछ मूवमेंट होता है, मोशन होती है, ऐसी मोशन जो उसकी पोलराइजेबिलिटी को चेंज कर रही है। तो हम बारी बारी से रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन का केस लेंगे। पहले हम लेते हैं रोटेशनल मोशन जब हो रही है, यानी प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा। रोटेशनल एक रोटेटर के लिए हमने पहले किया था उसका एनर्जी का एक्सप्रेशन। रिजिड रोटेटर के लिए जो एनर्जी होती है वो होती है H/8π² IC J × J+1 सेंटीमीटर इनवर्स। सिलेक्शन रूल हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए किया था, ΔJ = 0 और ±1। यहाँ रमन के लिए सिलेक्शन रूल होगा ΔJ = 0 और ±2। तो जब ΔJ 0 होगा तब जो स्कैटर्ड रेडिएशन है वो उसकी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी और यहाँ हमको मिलती है रेले स्कैटरिंग। अब बात रही ΔJ जब ±2 होगा। पहली बात तो ये कि रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के ±1 की बजाय यहाँ पर ±2 क्यों होगा। रोटेशनल जो स्पेक्ट्रोस्कोपी की जहाँ पर हम बात कर रहे थे, वहाँ जो पैरामीटर था वो था पोलैरिटी। पोलैरिटी चेंज हो रही थी और कैसे चेंज होती है वो रोटेशन के साथ, उसके हिसाब से हमने ΔJ लिया था। पोलैरिटी वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ रमन में जो चेंज हो रहा है वो है पोलराइजेबिलिटी, और मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो हर एक रोटेशन में, एक कंप्लीट रोटेशन में जहाँ पोलैरिटी जो है वो केवल एक बार अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे पहुँचती है, पोलराइजेबिलिटी जो है वो एक रोटेशन के साथ 2 बार अपनी ओरिजिनल वैल्यू पर आएगी। जैसे पोलैरिटी में डायरेक्शन होती है तो वर्टिकली अपवर्ड और वर्टिकली डाउनवर्ड, ये दोनों पोलैरिटी में अलग अलग डायरेक्शन वाले हैं, लेकिन पोलराइजेबिलिटी में चाहे वो वर्टिकली अपवर्ड हो चाहे वो डाउनवर्ड हो, दोनों सेम पोजीशन मानी जाएगी, क्योंकि वहाँ डायरेक्शन का सवाल नहीं है। इसी तरह से लेफ़्ट वाली रोटेशन और राइट वाली रोटेशन में पोलराइजेबिलिटी सेम होगी। कहने का मतलब कि पोलराइजेबिलिटी के केस में एक कंप्लीट रोटेशन में मॉलिक्यूल 2 बार अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आता है।
इसलिए यहाँ पर रोटेशनल क्वांटम नंबर जो है वो 2 यूनिट से चेंज होता है, इसलिए डेल्टा जे यहाँ +-2 है, क्योंकि यहाँ पोलराइजेबिलिटी मॉलिक्यूल की रोटेशनल फ्रीक्वेंसी जो है उससे डबल फ्रीक्वेंसी से चेंज हो रही है पोलराइजेबिलिटी। तो अब देखते हैं कि जब डेल्टा जे +2 है, यानी स्टोक्स लाइंस की अगर हम बात करें, तो डेल्टा न्यू बार यानी वेव नंबर में जो चेंज है वो हम उसके लिए एक्सप्रेशन दिया है। पहले हम जे की वैल्यू j+2 रखेंगे और फिर माइनस में जे की वैल्यू जे रखेंगे, क्योंकि 2 से चेंज हो रहा है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो डेल्टा न्यू बार आता है 2b 2j+3 के बराबर। इसी तरह से जब डेल्टा जे -2 है यानी एंटी स्टोक्स लाइंस है, तब डेल्टा न्यू बार आता है -2b 2j+3। ये जनरल एक्सप्रेशन है। इसमें अगर जैसे जैसे हम जे की वैल्यूज़ रखेंगे वैसे वैसे हमको अलग अलग लाइंस मिलेंगी। तो स्पेक्ट्रल लाइंस जो हमको मिलेंगी वो इंसिडेंट जो लाइट है उसके वेव नंबर और +-2b × 2j+3 की पोजीशन पर मिलेगी, यानी न्यू बार इंसिडेंट के राइट साइड में और लेफ़्ट साइड में हमको लाइंस मिलेंगी। यहाँ अगर हम जे की वैल्यू 0 रखें तो हमको मिलता है डेल्टा न्यू बार किसके बराबर आएगा, 6b के बराबर। जे की वैल्यू 1 होगी तो 10b, फिर 14b, फिर 18b, इस तरह से करके हम 4b के डिफरेंस पर लाइंस जो हैं वो हमको मिलेंगी। तो यहाँ आप स्पेक्ट्रम में देख सकते हैं कि जो सेंटर में है न्यू एक्स जो है, यानी इंसिडेंट लाइट की जो वेव नंबर है वो काफ़ी डार्क हमने दिखाया है क्योंकि ये रेले लाइन है। इसके बाद 6b के डिफरेंस पर राइट साइड में और लेफ़्ट साइड में एक एक लाइन है, फिर 10b के डिफरेंस 10b पर, 14b पर, 18b पर लेफ़्ट और राइट साइड में, यानी पहली लाइन 6b के अंतर पर होगी, उसके बाद 4b के अंतर पर बाकी सारी लाइंस हमको मिलेंगी। राइट साइड में जो है वो स्टोक्स लाइंस और लेफ़्ट साइड में है एंटी स्टोक्स लाइंस। यहाँ आप स्पेक्ट्रम से देख सकते हैं कि b हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी अगर हम 2 लाइंस की पोजीशन निकालें तो उसका डिफरेंस 4b के बराबर होगा, और अगर हम 4 से डिवाइड कर दें हमको b मिल जाएगा। और जैसा हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में कहा था कि अगर हमें b मालूम है तो हम I और R आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और रमन स्पेक्ट्रम के साथ ख़ास बात ये है कि यहाँ जो होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स हैं जैसे H2, N2, ये भी रमन स्पेक्ट्रम देते हैं, जो कि रोटेशनल स्पेक्ट्रम नहीं देते थे क्योंकि वहाँ पोलैरिटी ज़रूरी थी। वहाँ पोलर मॉलिक्यूल्स ही स्पेक्ट्रम देते हैं, जबकि रमन स्पेक्ट्रम में ऐसा नहीं है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी रमन स्पेक्ट्रम जो है वो देते हैं। तो यहाँ ऐसे मॉलिक्यूल्स जो रोटेशनल स्पेक्ट्रम नहीं देते हैं उनका भी हम I और R इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं रमन स्पेक्ट्रम से। थैंक यू।